हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9 सोशल साइंस चैप्टर 2 रशियन रिवॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को हमने 2 वीडियो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। लेट वी सी फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट पॉइंट, द एज ऑफ सोशल चेंजेस। Here the some introduction in the given the social changes. The French Revolution opened up the possibility of the creating a dramatic change in the way in which a society was structured. जब आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब सोसाइटी का स्ट्रक्चर हुआ, काफ़ी ड्रामेटिक चेंजेस आए। 3 ग्रुप्स में सोसाइटी डिवाइड हो गई, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। 3 ग्रुप्स फॉर्म हुए और ये 3 ग्रुप्स उस टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट, इस तरह लोगों में डिवीजन थे। इसकी वजह से और जो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट थे उस टाइम में, जो डायनेस्टी रूल था, जो लुईस 16 रूलिंग कर रहा था, तो ये सारे उसके बाद वो रिवॉल्यूशन के बाद काफ़ी ग्रुप्स फॉर्म हुए उसमें चेंजेस लाने के लिए, और इस तरह सोसाइटी के अंदर चेंजेस आए और 3 ग्रुप्स फॉर्म हुए, लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। अब हम देखते हैं ग्रुप वाइज कि भी रेडिकल्स क्या चाहते थे, लिबरल्स क्या चाहते थे, कंजर्वेटिव्स क्या चाहते थे। वन ऑफ द ग्रुप विच लुक चेंज अ सोसाइटी वर द लिबरल्स। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल द रिलीजन्स, यानी वो लोग कोई भी रिलीजन को लेकर कोई भी उसका अपोज नहीं था। वो उनको ओनली फॉर द लिबरल्स also oppose the uncontrolled power of dynastic rules. उनको ये डायनेस्टिक जो रूल्स चले आ रहे थे उससे उनका अपोज था। They wanted to safeguard the right of individuals against the government. और यानी कि उनको उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हो, उनको इंडिविजुअल राइट्स मिले, ये उन चाहते थे। They argue for the representative elected parliament and government subject of law and interpreted by well-trained judiciary that was independent of the rules and official. यानी कि एक गवर्नमेंट हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गवर्नमेंट, और सब्जेक्ट ऑफ लॉज हो, तो जिसकी वजह से जो भी एक गवर्नमेंट वर्क करेगी, इसकी वजह से सारे लोगों को इंडिपेंडेंस मिलेगा, ऑफिशियल इंडिपेंडेंस मिले। However, they were not Democrats and they did not believe in the universal added franchising. यानी वो लोग डेमोक्रेट्स भी नहीं थे और वो इसमें भी नहीं मानते थे कि यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी मिले, बट दे वांट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट विच थ्रू द गवर्नमेंट दे हैव टू फ्रीडम एंड इक्वल राइट्स टू ऑल द पीपल। सेकेंड, व्यू ऑफ रेडिकल्स। अब सेकेंड पॉइंट हमारे हैं व्यू ऑफ रेडिकल्स। उसके अंदर अब रेडिकल्स क्या चाहते थे? द रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच द गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्री पॉपुलेशन। अब वो ये चाहते थे कि एक गवर्नमेंट हो जो लोगों की मेजॉरिटी के हिसाब से जो गवर्नमेंट फॉर्म हो, कि पॉपुलेशन की जो मेजॉरिटी हो, और इस तरह गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो। अनलाइक लिबरल्स, and they oppose the privileges of great land owners and wealthy factory owners. और जो उनका जो अपोज था, जो ये ग्रेट लैंड ओनर्स थे, जो फैक्ट्री ओनर्स थे, वो वर्कर को वर्कर के पास प्रोडक्शन करवा देते, बट इतने कंपेयर टू उनको वेजेस नहीं दिया जाता था, इसीलिए वो उसके अपोज थे। They were not against the existence of the private property but disliked the concentration of the property in the hand of the few. वो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, बट वो लोग वहाँ पे जो वहाँ की जो लैंड और प्रॉपर्टीज ओनली फॉर ऑन अ फ्यू हैंड्स, उनकी जो प्रॉपर्टी राइट्स थे वो काफ़ी कम लोगों के पास थे, और यानी कि कम लोग थे कि उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ थी, बहुत सारे लैंड ओनर्स थे, बाकी के जो हर एक लोगों के पास अपनी लैंड नहीं थी। सो दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द, इसलिए वो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं थे। अब कंजर्वेटिव्स वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स।
और कंजर्वेटिव्स थे, दे आर अपोज ऑफ रेडिकल्स एंड लिबरल, वो रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों के अपोज थे। अभी हमारा नया पॉइंट है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटीज फॉर्म हुई, नए नए सोशल चेंजेस आए, तो इस पॉइंट के अंदर हम वही देखेंगे दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइन ऑन न्यू टाइम्स, न्यू सेंचुरीज आई, हाँ नए पॉलिटिकल ट्रेंड्स आए और उसी की वजह से सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, काफ़ी सोशल चेंजेस आए, लोगों में अवेकिंग्स आया of profound the social and economical change. It was a time when the industrial revolution occurred. ये वो टाइम था जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और उसके बाद का ये टाइम पीरियड था, और उस टाइम पे 1750 से लेकर 1850 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन brought men, women and children to factories. Working hours were often long and wages were poor. यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो इंडस्ट्रीज में जो लोग मैन, वीमेन और चिल्ड्रन वर्क करते थे, तो उनके जो फैक्ट्री आवर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे कंपेयर टू, जैसे कि आपको मालूम है कि अभी हमारी जॉब के लिए 8 आवर्स या तो 12 आवर्स फिक्स किए गए हैं। तो उस टाइम पे उनके पास लॉन्ग टाइम वर्क कराया जाता था, बट उनको वेजेस बहुत पुअर दिया जाता था, यानी कम वेजेस दिया जाता था। सो अनएम्प्लॉयमेंट वॉज अ कॉमन प्रॉब्लम। उस टाइम की एक अनएम्प्लॉयमेंट वो कॉमन प्रॉब्लम था। अब लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दीज इश्यूज। मैनी वर्किंग मैन एंड वीमेन who wanted चेंजेस इन द वर्ल्ड। जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो इस इशू के सॉल्यूशन लाना चाहते थे। काफ़ी जो बहुत सारे जो वर्किंग मैन और वीमेन थे और वो ये चाहते थे कि एक वर्ल्ड रैली हो, उनके ग्रुप्स फॉर्म हो और इस तरह उनकी पार्टीज अलग फॉर्मेशन हो और उनके लिए कोई भी अच्छे काम हो। यानी वर्कर को भी एक राइट मिलना चाहिए, उनकी भी कोई लिमिट होनी चाहिए, उनको भी कंपेयर टू वर्क उसको वेजेस मिलना चाहिए। So around the liberals groups and the parties in the early 19th centuries and they form a different groups. Now उसके बाद का है फोर्थ पॉइंट है the coming of socialism to Europe. By mid 19th century in the Europe, socialism was well a non-body of ideas that attracted widespread attention, and socialists were against the private properties and saw it as the root of all the socialist ill of the time. यानी जो सोशलिस्ट उसके अगेंस्ट थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के, एंड saw it was a root of the all social ills in the time. उस टाइम पे हर एक जो सोशलिस्ट थे उनके ये इल प्रैक्टिसेस थे। Some socialists believe in the idea of cooperatives. काफ़ी सोशलिस्ट ऐसे थे जो उनके कोऑपरेटिव आइडिया से चलते थे। एंड रॉबर्ट ओवन फ्रॉम 1771 से लेकर 1858 a leading English manufacturer sought to build a cooperative community called New Harmony in India. यानी उन्होंने एक जो कम्युनिटी फॉर्म की और उसका नाम दिया न्यू हार्मनी इन Indian. Now, also in the France, instance Louis Bacon from 1813 से लेकर 1882, he wanted that the government to encourage cooperatives and replace the capitalist enterprises. और बाल्कन के हिसाब से कि गवर्नमेंट को एंकरेज किया जाए और उसमें कोऑपरेशन हो और उसकी जगह रिप्लेस द कैपिटलिस्ट और फिर से कैपिटलाइज्ड फॉर्मेशन हो और एंटरप्राइजेस खुले, यानी कि जो लोग मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें और उससे नया जो मैन्युफैक्चरिंग होगा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और बहुत सारा प्रोडक्शन होगा, तो जिसकी वजह से उनका इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़ेगा।
These cooperatives were to be an association of peoples and who produce goods together and divide the profit according to work and done by the members. अभी ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो कैपिटलिस्ट थे, वो इन्वेस्ट कर कर फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज रन कर कर बहुत सारा उनके जो कोऑपरेशन से वर्कर की कोऑपरेशन से गुड्स का प्रोडक्शन हो और उनका जो ह्यूज अमाउंट ऑफ इनकम हो और उसका जो डिवीजन उसका जो प्रॉफिट अकॉर्डिंग डिवाइडेड टू द वर्कर्स डन बाय द मेंबर्स और उनके वर्कर और उसी के अंदर उनके जो प्रॉफिट को डिवाइड किया जाए। इस तरह एक पॉलिसी थी जो लुईस बाल्कन ने उनका जो थिंकिंग था, उनके जो आइडियाज थे उसके हिसाब से कि लोगों में एक कम्युनलिज्म हो और जिसकी वजह से वहाँ का रैपिड प्रोडक्शन हो, रैपिड ग्रोथ ऑफ द कंट्री। यानी ये वो चाहते थे कि वहाँ के उनके कंट्री का ग्रोथ फास्ट हो और सबको उनका जो प्रॉफिट का डिवीजन का जो रेशियो है वो सबको मिले। अभी नेक्स्ट पॉइंट, थॉट्स ऑफ कार्ल मार्क्स फ्रॉम 1818 से लेकर 1883। इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ कैपिटलिस्ट, यानी कि जो अपने कैपिटल इंडस्ट्रीज के पीछे लगाते थे। They owned the capital, invested in the factories and manufacturing the different type of the groups. Also, they making a huge profit and was produced by the workers और उनके वर्कर्स के हेल्प से, उनके कम्युनलिज्म से, वर्कर के थ्रू जो इंडस्ट्रीज में वर्क होता था और उनसे बहुत सारा बेनिफिट होता था। जो भी प्रोडक्शन गुड्स प्रोड्यूस होता था और मार्केट में उसको सेल करके कंपनी ह्यूज प्रॉफिट कमाती थी। So the condition of the workers could not improve as long as this profit was accumulated by the private capitalist. अब कंडीशन वर्कर की वहीं पे ही रही, क्योंकि कैपिटलिस्ट जो प्रॉफिट करते थे उसके एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट होता था, उसके एक्यूमुलेटेड जो वर्कर को जो बेनिफिट्स मिलना था वो बेनिफिट नहीं मिलता था। अभी वर्कर की कंडीशन वहीं की वहीं थी। So workers had to overthrow a capitalist and the rules private property. यानी इसकी वजह से वर्कर को कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे। So they had to overthrow the capitalism and they rule on a private properties. Now Karl Marx believed that free themselves from the capitalist exploitation. अब वो ये चाहता था कि कैपिटल जो वर्कर है उनको कैपिटलिस्ट के चुंगल से बचाया जाए एंड वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट रेडिकली सोसाइटी वर ऑल द प्रॉपर्टीज वर सोशली कंट्रोल्ड। यानी कि जो भी नेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि जो सोसाइटी की जो भी उनके सोशलिस्ट चेंजेस आए, उनका जो न्यू कंस्ट्रक्शन हो, यानी कि उनमें उनके जो आइडियाज़ डिफरेंट थे और लोगों को अपनी प्रॉपर्टीज मिले और उनके प्रॉपर्टी के राइट भी मिले। सो इन वर कंट्रोल्ड बाय द सोशलिस्ट पार्टीज, यानी उनके द्वारा जो ये कैपिटलिस्ट का के चुंगल में से उनको बचाया जाए और हर एक वर्कर को अपनी प्रॉपर्टी हो और उनके इंडिविजुअल राइट्स हो। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, और ये जो कम्युनिस्ट सोसाइटी का एक ये आइडियाज था। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। अब देखो सोशलिज्म को किस तरह सपोर्ट मिला। बाय 1870s सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू द यूरोप टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स। यानी 1870 से सोशलिस्ट आइडिया वहाँ के पूरे मोस्टली यूरोप के पार्ट में स्प्रेड हो गया एंड दे टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स socialist formed a international body, namely a second international, और उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म की। सो वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगन टू फॉर्मिंग एसोसिएशन। वहाँ के इंग्लैंड के और जर्मनी के जो वर्कर्स थे उनके एसोसिएशन फॉर्म हुए। ऑल्सो टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। तो उनकी ये डिमांड थी कि उनको अच्छी लाइफ मिले, उनका
जो वर्किंग कंडीशन है वो ऊपर आए, यानी कि उनकी कंडीशन जो है वो बेहतर बने, यानी कि उनके जो कंपेयर टू आर्ट्स के हिसाब से उनको बहुत कम वेजेस प्रोवाइड किया जाता था, बहुत कम वेजेस दिया जाता था। तो ये उन लोग उस इसकी वजह से वो लोग इसके अपोज थे। सो उन्होंने इसीलिए सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म की और इस तरह वो वर्कर्स उन्होंने पूरा एक एसोसिएशन फॉर्म किया। अभी बाय 1905 में सोशलिस्ट एंड द ट्रेड यूनियन फॉर्म अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। तो 1905 में ये सोशलिस्ट जो वर्कर्स थे उनका एक यूनियन फॉर्म हुआ और उनकी एक लेबर पार्टी फॉर्म हुई जो ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी फॉर्म हुई। एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, और फ्रांस में भी इस तरह सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हुई। हाउएवर टिल 1914 socialists never succeeded in the forming the government in the Europe, बट 1914 तक वो लोग सोशलिस्ट अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने में फेल रहे। अभी इसके बाद है द क्राइसिस ऑफ ज़ारिज्म। अभी उस टाइम पे क्राइसिस हो गई इन रशिया। द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन नॉन एज सच बिकॉज ऑफ द रशिया use of the Julian calendar begin when riots and strikes over the scarcity of the food erupted। यानी कि उस टाइम पे रशिया के अंदर फरवरी मंथ के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ और उस टाइम पे उनके भी वहाँ पे स्ट्राइक्स हुई, राइट्स हुए, बिकॉज ऑफ वहाँ पे फूड स्कैरसिटी थी बहुत, यानी कि फूड के दाम बढ़ गए थे, इन्फ्लेशन हो गया था इन पेट्रोगार्ड। तो पेट्रोगार्ड में ये सारी कंडीशन हो गई थी। एंड 1 वीक लेटर सेंचुरी ऑफ द ज़ारिस्ट रूल इन रशिया एंडेड विद द एडिक्शन ऑफ द निकोलस II। और उस टाइम पे जो ज़ारिस्ट की सेंचुरीज उनका जो रूलिंग वहाँ पे था और रशियन एंडेड विद द एब्डिक्शन ऑफ द निकोलस II, उसी के साथ उनका रूलिंग उस टाइम पे ख़त्म हुआ। तो यानी कि उनका जो उस टाइम पे जो रूलिंग पीरियड था वो एंड अप हो गया एंड द निकोलस II। अभी सोशलिस्ट took over the government in the Russia through the October Revolution of 1917। और 1917 में रशिया के अंदर अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ। The fall of the monarchy in the February in 1917 and the event of October are normally called the Russian Revolution। अभी वहाँ मोनार्की ख़त्म हुई फरवरी 1917 में और ये अक्टूबर जो रिवॉल्यूशन हुआ उसको रशियन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। So in 1914, Tsar Nicholas II ruled Russia, its empire, besides the territory around Moscow, and the Russia empires included current-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, part of Poland, Ukraine, and Belarus. So it is a stretch to the Pacific and comprised today the Central Asia states, as well as the Georgia, Armenia and Azerbaijan। ये वहाँ के जो मेजोरिटी रिलीजन्स थे वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। तो वहाँ के जो मोस्टली ये जो मैंने बताया कि जो ये ज़ार निकोलस एम्पायर के रूल के अंडर में जो टेरिटरीज मॉस्को की पूरी अराउंड जो मॉस्को की ये सारी पूरी टेरिटरीज हमने बताया कि फिनलैंड, लिथुआनिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये जो सारे पार्ट उसके अंडर में थे। और वहाँ की जो मेजोरिटी रिलीजन थे वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं और यहाँ पे हमारा वीडियो पार्ट 1 ख़त्म करेंगे ये पॉइंट कंप्लीट करने के बाद। इकोनॉमी एंड सोसाइटी। At the beginning of the 20th century, the vast majority of the Russian peoples were agriculturists। तो वहाँ की 20th century के अंदर वहाँ की जो majority peoples they are engaged in agriculture activities। Russia
वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन्स। उस टाइम पे रशिया था जो ग्रेन्स का एक्सपोर्टर था, यानी कि बहुत सारे ग्रेन्स प्रोडक्शन वहाँ पे होते थे, सो वो एक्सपोर्ट करता था ग्रेन्स का। इंडस्ट्रीज वॉज फाउंड इन द पॉकेट एंड प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। तो वहाँ पे बहुत कम इंडस्ट्रीज वहाँ पे थी उस टाइम पे। एग्रीकल्चर, क्योंकि पूरा एग्रीकल्चरलिस्ट था पूरा एरिया, इसलिए बहुत कम इंडस्ट्रियाज थी सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के एरिया में। मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज वर द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड government supervised large factories to run a minimum wages and the limited hours of the workers. मोस्ट ऑफली वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जो गवर्नमेंट के थ्रू जो भी यूनिट चल रहे थे और उनका जो सुपरवाइजेशन हो रहा था उसमें वर्कर को मिनिमम वेजेस दिया जाता था और लिमिटेड आवर्स थे हर वर्कर्स के लिए। In a craft unit and a small workshop, the working day was sometimes 15 hours, and compared with the 10 or 12 hours in the factories, यानी कि कंपनी में बहुत जो प्राइवेट जगह वहाँ पे बहुत टाइम वर्किंग कराया जाता था, बट यहाँ पे जो वर्किंग आवर्स थे उनके लिमिटेड आवर्स थे कंपेयर टू प्राइवेट फैक्ट्रीज। Women made up 31% of the factory's labor forces by 1914, और जो वीमेन वर्कर्स थे वो 31% थे इन 1914 में, बट दे वर पेड लेस देन मैन, यानी मैन के कंपेयर में जो वीमेन को जो वेजेस दिया जाता था इट्स अ वेरी लो, बहुत कंपेरेटिवली लो था, सो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ अमाउंट।